सो व्हाट इज़ लोड बैलेंसिंग? ठीक है, तो जैसे हमारे पास यूज़र्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक यूज़र है, इसने कोई रिक्वेस्ट भेजी। मान लेते हैं अभी हमारे पास जो है वो एक ही सर्वर था, तो यहीं जाएगी रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा इसके पास, ठीक है। बट अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सर्वर्स हैं वो बढ़ गए, क्योंकि मेरे जो यूज़र्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब 2 सर्वर हैं, तो अब हाउ विल आई नो कि वेयर टू रूट माय रिक्वेस्ट? इफ दिस रिक्वेस्ट शुड गो हियर, तो अगर सारे रिक्वेस्ट इधर ही चली जाएंगी तो क्या मतलब बनता है कि मैंने इसको लगाया? तो ऐसे तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वली रिक्वेस्ट को भेज देंगे, तो दूसरी रिक्वेस्ट इधर चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो अब ये जो होता है ना, ये बैलेंसिंग, ये भी अलग अलग तरीके हो सकती है कि वेट्स के बेसिस पर करना है कि हमने हर एक को कुछ वेट दे दिया, कि इसको वेट दे दिया 90% और इसको दिया 10%, कि 90% रिक्वेस्ट इधर जाएंगी, 10% रिक्वेस्ट इधर जाएंगी। या फिर हमने कह दिया कि रिक्वेस्ट के बेसिस पर होगा कि आधी आधी रिक्वेस्ट बांट लो, लोड फैक्टर के बेसिस पर। लोड फैक्टर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक्स रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट आ रही हैं और एन सर्वर्स हैं, तो एक्स बाय एन रिक्वेस्ट हर एक के पास जाती है, तो 1/n होता है हमारा लोड फैक्टर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हर एक के पास इक्वल चले जाएं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट तरीके की लोड बैलेंसिंग होती है, पर लोड बैलेंसिंग है ये कि जो अलग अलग मेरे पास सर्वर्स है ना, उन सर्वर्स को मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरीके से जो लोड आ रहा है उन्हें आपस में बांट लें, ठीक है, कि एक को ही सब ना झेलना पड़े। तब वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, वेट्स या फिर लोड फैक्टर के बेसिस पर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज़ कंसिस्टेंट हैशिंग। कंसिस्टेंट हैशिंग क्या करता है, जैसे मैंने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी किसी यूज़र ने किसी सर्वर पर, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, अगर मेरे से कई सर्वर्स हैं, तो एक एक क्या होगा कि उसकी रिक्वेस्ट ना किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे ही जाए हर बारी, और वहाँ पर उसकी कुछ क्या है कि कैशिंग कर ले वो उसका कुछ डेटा, कि अगर भाई ये वाली रिक्वेस्ट आती है ना हर बारी, तो इस रिक्वेस्ट के लिए, जैसे रिक्वेस्ट के लिए जो रिक्वेस्ट आईडी जाती है वो जाती है हर एक बारी 0 जाती है फॉर निधि, ठीक है। तो निधि की जो ये भी जाएगी, जो भी बनेगी ना, इसकी सबसे पहले तो हैशिंग करूँ इस रिक्वेस्ट आईडी की, ठीक है। तो जैसे इसकी जो भी हैशिंग करी हमने रिक्वेस्ट आईडी की, आई गॉट समथिंग सम वैल्यू लाइक n। अब उसके बाद मान लो कि n सर्वर्स है मेरे पास, ठीक है। तो उन n सर्वर्स में बांटने के लिए क्या हो जाएगा, m mod n कर लेंगे, ठीक है। और जो भी नंबर आता है उस नंबर वाले सर्वर के पास चला जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिक्वेस्ट आईडी है 0, सबसे पहले उसे हैश करेंगे रिक्वेस्ट आईडी को, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को m1 अगर आया तो mod n कर देंगे, जिससे कि हमारे पास सर्वर का नंबर आ जाएगा कि किस सर्वर पर हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिक्वेस्ट आईडी थी 10, मान लेते हैं हैशिंग फंक्शन जो भी है उसका रिजल्ट आया 3। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 4 सर्वर्स हैं, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3, तो इसका मतलब S0 S1 S2 S3, मेरी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये वाली रिक्वेस्ट चली जाएगी मेरे थर्ड वाले के पास, S3 के पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जैसे मान लो अभी जो है मेरे पास 4 सर्वर थे, तो हम अगर पाई स्प्लिटिंग करें तो हर एक के पास 25% ऑफ रिक्वेस्ट आ रही हैं, 25 इसके पास, 25 इसके पास, 25 इसके पास, 25। मान लेते हैं 0 था, ये S1 था, ये सर्वर, ये S2 सर्वर था और ये S3 सर्वर था, ठीक है। मान लेते हैं कि लोड बढ़ा और लोड बढ़ने की वजह से मुझे एक और सर्वर यहाँ पे ऐड करना पड़ा, तो मेरे पास 5 सर्वर्स हो गए, ठीक है। तो पहले ये कुछ ऐसा था, पाई स्प्लिटिंग पहले कुछ ऐसी थी कि ये S0 था, ये S1 था, ये S2 था और ये S3 था। बट अब क्या होगा कि ये 20% हो जाएगा, क्योंकि 5 सर्वर आ गए, तो 20% हो जाएगा। तो इसकी स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी कि ये पहले वाला हो गया, तो पहले वाले में से कितने लूज हुए, 5 हुए, ठीक है। फिर अगले वाला का 20% ऐसे कुछ आएगा, तो इसमें कितने ऐड हुए S1 में, 5 हुए, ठीक है।
और S1 में कितने लूज़ हुए, 10 लूज़ हो गए। ठीक है, फिर अगला बनेगा ऐसे कुछ, तो ये S0 हो गया, ये S1 हो गया, ये S3 हो गया। अब इसमें कितने गेन हुए पिछले वाले के, एडेड इन S2, added in S2 is 10 एंड इसमें से कितने लूज हो जाएंगे यहाँ पर, 15। ठीक है, फिर उसके बाद S3 बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये बचा हुआ S4 हो जाएगा। तो ये क्या था, ये था लॉस्ट फ्रॉम S0, ये था एडेड इन S1, फिर था लॉस्ट इन S1, एडेड इन S2, लॉस्ट इन S2, देन ऐड आ जाएगा इन S3। तो S3 में कितना ऐड है, 15 का। फिर लॉस्ट इन S3, तो S3 पहले था ये और अब है ये, तो इसमें से कितना लॉस हो गया, 20 का लॉस हो गया। एंड कितने ऐड हुए S4 में, 20। तो एक तरीके से पुराने वाले पाई में से नए वाले पाई को कंपेयर करके हर एक का लॉस्ट और एडेड लिख दिया, कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो इसका टोटल आ जाएगा 100। तो 100 क्या है, इट इज़ कॉस्ट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अब इस कॉस्ट ऑफ चेंज को कम करने से क्या कर सकते हैं कि इसको कम करने के लिए हम हर एक जो पाई स्प्लिटिंग है उसको चेंज कर दें। तो जैसे अभी पहले पाई स्प्लिटिंग ऐसे थी, अब क्या करेंगे कि हर एक में से 5% को चेंज करो, इसमें से 5% को, इसमें से 5% को, यहाँ पर इसमें से 5% को, और इसमें से भी 5% को चेंज कर लो। तो 5 5 5 5, तो यहाँ पर क्या है, 20% आएगा चेंज, कॉस्ट ऑफ चेंज। तो इतनी रिक्वेस्ट से चेंज होंगी, बाकी रिक्वेस्ट चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि कंसिस्टेंट हैशिंग रहे। कि अगर जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन था, तो उस पर्सन की जो हैशिंग बन के जो भी आती थी, उसका मॉड लेते थे, तो नंबर बनता था सर्वर पे, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, तो सर्वर ज़्यादा चेंज ना हो। अगर नंबर ऑफ़ सर्वर चेंज होते हैं तो ज़्यादा लोगों के लिए ना हो। अगर हम सिंपल पाई स्प्लिटिंग को चेंज करते हैं तो यहाँ पर 100 आ रही थी कॉस्ट ऑफ रिक्वेस्ट चेंज, मतलब 100 यूज़र्स के लिए चेंज होता। पर अगर हम पाई स्प्लिटिंग को इस तरीके से कर दें चेंज, तो यहाँ पर सिर्फ 20 जो लोग हैं उनकी चेंज होगी रिक्वेस्ट, मतलब 20 के लिए आपको फिर से रिकैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। बाकी जो परसेंट ऑफ पीपल हैं उनके लिए आप कह सकते हैं कि उन्हीं सर्वर पर रिक्वेस्ट जारी होगी, तो उनके जो जहाँ पर उन सर्वर्स पे जो कैशिंग है वो फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रीयूज़ वहाँ पर हो सकता है।